आज ये प्रोग्राम रखा गया है एक डर की दास्तान को लेकर, जो जेल में कैद थे और वहाँ से उन्होंने ये खौफनाक कहानी को लिखा है। जो सलूक उनके साथ किया गया है उस पर ये कहानी लिखी गई है। ये कोई किताबों वाली कहानी नहीं, या फिर ये एक मन घड़त कहानी नहीं है। ये कहानी एक सच्चाई की है। ये कहानी उस शख्स की है जिन्होंने जेल में रहकर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया, जिन्होंने जेल में रहकर काफ़ी अज़ियतें झेली, जिन्होंने जेल में रहकर वो तमाम की तमाम तकालीफ़ों को बर्दाश्त किया, जिनकी फैमिली के कोई ठिकाने नहीं, जिनकी वालिदैन के पुरसान हाल नहीं, जो समाज में शक की निगाहों से देखे जाते थे, जिसके ख़ानदान को समाज में पूछा नहीं गया। और इस सब की ज़िम्मेदार कौन है मैं नहीं समझता। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? ऐसा क्यों होता है? और ऐसा जब होता है और वो होने के बाद 18 साल और 19 साल और 20 साल और 21 साल का वक्त गुजर जाता है, और जब उन्हें बेगुनहगार बोलकर छोड़ दिया जाता है, तो बताइए मुझे ऐसे इंसान पर क्या गुजरती होंगी? ऐसे शख्स की फैमिली पर क्या गुजरती होंगी? क्या उन छोटे बच्चों का कोई कसूर है जिनके वालिद 20 और 21 साल से जेल की सलाखों के पीछे है? क्या बताइए मुझे उनकी बीवी का कोई कसूर था, जिन्होंने शौहर होने के बाद भी विधवाओं वाली ज़िंदगी गुजारी? तो फिर बताइए मुझे, क्या वो वालिदैन का कोई कसूर था, जिन्होंने अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को सलाखों के पीछे पैदा किया है डालने के लिए? क्या उनके दोस्त व अहबाब और रिश्तेदार का कसूर था? क्या उन्होंने अपने अजीज़ को, अपने लगते जिगर को जेल की सलाखों के पीछे देखा है, और 20 और 25 और 18 और मुख्तलिफ जो है उनको सज़ाएं मिली है, और आज भी कहीं मासूम लोग, कहीं बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं? तो ये दोहरा रवैया हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए है। ऐवानों में जब कानून पास होते हैं तो वो कानून तमाम देश के लोगों के लिए होते हैं। ऐवानों में जब कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो तमाम देश की अवाम के लिए होते हैं, मखसूस एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते। मगर यहाँ पर टारगेट किया जाता है सिर्फ मुसलमान को। अगर मुसलमान कोई बन हॉल में एक मीटिंग लेता है, मुसलमान कोई एक बन हॉल में कोई बात करता है, तो क्या ज़रूरत है कि पुलिस के महकमे वहाँ पर आते हैं? देखिए, मुसलमान कौम ये वो कौम है जिसके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि अगर
कोई पड़ोसी भूखा रह जाए और अगर आपको इसकी इत्तला नहीं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, ये वो नबी की उम्मत है। तो क्या ये नबी की उम्मत बम धमाके करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। और ये प्रोग्राम के ज़रिए भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत हिंदुस्तान को, या फिर वो मैसेज हुकूमत महाराष्ट्र को जाना चाहिए कि ये दोहरा रवैया सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं। क्या मैं नहीं पूछ सकता? क्या मेरा हक नहीं हुकूमत से पूछने का? क्या जो मालेगांव में बम धमाके हुए थे उनके आरोपियों को, उनके मुजरिमों को क्लीन चिट किस लिए दी गई? बताइए मुझे। अरे हम वो कौम के लोग हैं जो हमेशा अमन चाहते हैं। हम वो कौम के लोग हैं जिसे हम मानते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं। वो शख्स थे, क्या वो अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया में उतारे गए थे। अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हम जमहूरियत के दायरे में रहकर, संविधान ने जो हम पर, संविधान के जो हक है, हुकूक है, उसके दायरे में रहकर अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें जेलों की सलाखों में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ मुख्तलिफ समाज के लोग जो मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको फूलों के हार पहनाया जाता है। तो क्या ये क्या रवैया है मुसलमान कौम के लिए? बहरहाल आज हम यहाँ पर एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, और वो मकसद है क्या एक किताब का, जो ये किताब का इजरा हुआ है, ये किताब एक डर की कहानी, एक खौफनाक दास्तान जो जेल से लिखी गई। और ये हमारे एहतशाम सिद्दीकी साहब जो यूपी के रहने वाले हैं, ये किताब उन्होंने लिखा है, और ये किताब ये वो दास्तां सुनाती है। अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो आपके दिल यकीनन लरस जाएंगे। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं क़िरात तिलावत, कुरान तिलावत से करता हूँ, और मैं हाफिज़ सोहेल साहब को जो है यहाँ पर बुलाता हूँ, वो कुरान तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िर लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल्मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक नात व हम्द जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सैयद फारूक अहमद साहब। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शान हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। मैं नात कहता रहूं और आप सुनते रहें, मैं नात कहता रहूं और आप सुनते रहें, इसी में ज़िस्त का फिर इख्तिताम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। है ज़िंदगी में फ़क़त इतनी ख्वाहिश फारूक, है ज़िंदगी में फ़क़त इतनी ख्वाहिश फारूक कि मेरी रूह भी उनकी गुलाम हो जाए, कि मेरी रूह भी उनकी गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहूँगा कि प्रोग्राम को थोड़ा इसलिए रोका गया है कि हम मेहमानों का जो है इस्तकबाल करें। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट सिद्दीकी फ़हद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और एहतिशाम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। उसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ एडवोकेट शादाब साहब को कि वो आए और डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब का इस्तकबाल करें जो इस जलसे के सदर हैं।
इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ समी अली ख़ान साहब को कि वो आए और मोहसिन अहमद साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ सिद्दीकी फ़राज साहब को कि वो आए और शारिक नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं मेराज खां साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और विजय खंदारी साहब जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ शेख फुज़ैल को कि वो आए और फैसल ख़ान साहब का इस्तकबाल करें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अयूब खान साहब का इस्तकबाल फराज सिद्दीकी साहब करेंगे। आदिल मदनी साहब का इस्तकबाल शहबाज साहब करेंगे। मेराज खान साहब का इस्तकबाल हमारे शेख मोहसिन साहब करेंगे। मेरा रिक्शा यूनियन के हमारे वसीम खान साहब जो बहुत सोशल वर्क में आगे रहते हैं, उनका इस्तकबाल हमारे एजाज भाई करेंगे। अभी बुक का इजरा कर देंगे। आप तमाम मेहमान खुसूसी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक डर की कहानी है, जो एक खौफनाक दास्तान है जो जेल से लिखी गई है। इसका इजरा हम जो है इन सब के सामने आपके मौजूदगी में करेंगे। तो मैं जो है डॉक्टर फैज़ को आवाज़ देता हूँ कि आए, सामने आ जाइए फैज़ साहब, और इस बुक का जो है इजरा कीजिए। हाँ, सब मिल गए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा फैसल ख़ान साहब को, जिन्होंने जो एक सोशल वर्कर है और ये एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 10-15 साल से ये शहर औरंगाबाद में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, हर जगह जो है आगे आगे रहते हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा फैसल ख़ान साहब को कि वो आए और अपने अल्फाजों से हम सबको नवाज़िए। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अब्दुल वाहिद साहब, जो आज हॉरर सागा किताब का इजरा हुआ है, वो किताब के लिखने वाले हमारे एहतेशाम सिद्दीकी साहब, माजी कॉरपोरेटर मोहसिन अहमद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, विजय कंधारे जी, अयूब खान साहब, आदिल मदनी साहब, मेराज भाई हमारे, एजाज भाई, फ़ारूक भाई और सभी मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर होते ही आता है कि कोई किताब का जब इजरा होता है, कोई बुक का इनॉग्रेशन होता है, तो हम उसे मुबारकबाद देते हैं। मगर आज जिस किताब का इजरा हुआ है और उसको जब मैंने
ज़्यादा नहीं, एक 70-80 पैराग्राफ उसके कुछ पढ़ा हूँ मैंने, तो यकीन मानिए मेरे आंखों में से आंसू आ गए। सत्य हमेशा सत्य रहता है और सच की हमेशा जीत होती है। ये बात अगर कहीं हकीकत साबित होती है तो वो इन लोगों पे साबित होती है, क्योंकि हकीकत जो थी वो हकीकत ही साबित हुई, जो सच था वो सच ही साबित हुआ। क्योंकि हम हर बार जब किताब का कोई इनॉग्रेशन रहता तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मगर इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है, मैं आपको सलाम करता हूँ एहतेशाम सिद्दीकी साहब और हमारे वाहिद भाई, आपकी भी जो बेगुनाह कैदी किताब मैंने कुछ पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूँ आपके जो आपने जो बर्दाश्त किया उसके उस बर्दाश्त को मैं सलाम करता हूँ। उस किताब में आप देखेंगे, उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, जो दर्द बयान किया गया है उसके अंदर, यकीन मानिए अगर आप 1 या 2 पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे तो आपका उस किताब को छोड़ने का दिल नहीं कहेगा। क्योंकि उस किताब में जो है एक दर्द भरी दास्तान लिखी, हॉरर मीन्स दर्द, और वो दर्द भरी दास्तान ही है सही में। किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हुआ, किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादती हुई, इसके ऊपर वो किताब लिखी गई है। मैं वो किताब के लिए एक शेर कहूँगा आपको, जो मेरा ख्वाब था वो आँखों का हिस्सा बन न सका, जो मेरा ख्वाब था वो आँखों का हिस्सा बन न सका, दिए हम भी जलाते हैं इस मुल्क में, दिए हम भी जलाते हैं इस मुल्क में, मगर हमारे ही घर में उजाला हो न सका। आज होता ये आ रहा है, जब से 2014 के बाद से तो मैं जो देख रहा हूँ कि हो ये रहा है, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है और वो कोई गुनाह का अभी शक की बुनियाद पर अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वो शक साबित होगा, उसका गुनाह साबित होगा कोर्ट के अंदर या नहीं होगा, वो बहुत आगे की बात है। मगर मीडिया जो है, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, वो मीडिया उसे उसी वक्त दोषी करार दे देती है, उसी वक्त उसे गुनाहगार करार दे देती है। और हर चैनल के ऊपर ये चीख चीख के कहा जाता है अगर वो मुसलमान है तो बिल्कुल गुनाहगार है। हर चैनल पे यही कहा जाता है कि मुसलमान है, हाँ इसी ने गुनाह किया है। जबकि अगर आप देखेंगे, जैसा 19 साल इन्होंने जेल के अंदर निकाले और अभी जुलाई के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया गया, और वो दास्तान उन्होंने जब लिखी तो मैं समझता हूँ आपके हाथ कांप गए होंगे एहतेशाम साहब, वो दास्तान आपको लिखने में, जो आपके ऊपर जुल्म हुआ, जो आपके ऊपर ज़्यादती हुई। मगर एक बात अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एहतेशाम साहब ने उसमें कई जगहों पे लिखा है कि ATS के कुछ अधिकारी इनको जब मिले वो बहुत अच्छे बेदाग लोग थे और वो नॉन करप्टेड लोग थे जिन्होंने इनकी मदद करना चाही, मगर उनके आखाओं ने इनकी मदद नहीं करनी थी। ये भी उस किताब में लिखा हुआ है। हर कोई पुलिस वाला जो है तो करप्टेड नहीं रहता, ये भी उन्होंने उस किताब में बताया है कि कुछ पुलिस वाले उन्हें मिले थे जो उनकी मदद करना चाहे, उनकी जब उन्होंने इनोसेंस उनको जब लगा तो उन्होंने उनकी मदद करना चाहिए, मगर उनके आखाओं ने उन्हें रोक दिया। आज मुल्क के हालात हमें कहाँ लेके जा रहे हैं ये आप सब जानते हैं। मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सच्चाई की हमेशा जीत होती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह की ज़ात पर अगर हमें यकीन है तो इंसाफ हमें ज़रूर मिलता है। चाहे वो क़ैद में हो, चाहे वो आप कारोबार में हो, चाहे आप बिज़नेस में, कोई भी शोबे में हो, अगर अल्लाह की ज़ात पे आपको यकीन है तो आपको इंसाफ ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। वक्त ज़रूर लगता है, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता करके, तो वक्त लगता, देर है मगर अंधेर नहीं है, बोलते हैं ना, वो बिल्कुल हकीकत है। आपको देर लगी, आपने जुल्म सहे, मगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिला। हमारी हिंदुस्तान की कानून पे हमें भरोसा था और आपको इंसाफ मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बेगुनाह, आज आप जो है तो बेकसूर और बेगुनाह होने के बाद जेल से आप रिहा हुए, मगर आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद थे, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। वो इल्ज़ाम खारिज करना पड़े कोर्ट को और आपको बाइज्जत बरी करना पड़ा। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप 19 साल के बाद जब जेल से बाहर आए, वो मंज़र क्या होगा मैं ऐसा जान नहीं सकता, फील नहीं कर सकता वो मंज़र को, जब आप अपने घर वालों को गले लगाए होंगे, अपने बच्चों को गले लगाए होंगे।
यकीन मानिए वो मंज़र देख के किसी को भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम वो चीज़ बयान नहीं कर सकते जो उन्होंने सही है, जो उन्होंने अंदर जाके फील करके आए हैं। वो जो क़ैद के अंदर उनके जो जुल्म और ज़्यादती हुई उनके साथ, वो पूरे इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये एक किताब जो हॉरर सागा यानी कि दर्द की जो दास्तान है, वो इस किताब के अंदर मौजूद है पूरी। मैं जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे कहूँगा कि आप इसे एक बार पढ़िए ज़रूर, आप एक बार जिसे पढ़िए ज़रूर, ताकि आपको भी मालूम हो कि किस तरीके से जुल्म और ज़्यादती होती है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक किताब लिखी उसके ऊपर, जो दुनिया भर में जाएंगी, और जो भी लोग इसे पढ़ेंगे वो आपका दर्द समझ सकेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। ये आखिर में यही बात कह के अपनी जगह लूँगा मैं। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। सच पर कोई यकीन करता नहीं, झूठ पर ताली बजाने वाले। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो इसके बाद फिर मैं आवाज़ देना चाहूँगा विजय खानदारी सर को, वो आए और अपने अल्फाजों से हमारी रहनुमाई करे। आज यहाँ बुला गया हूँ एक बुक के इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन जब ये बुक किसने लिखी, क्यों लिखी, इसके मुद्दे क्या है, और जो हमारे ऑथर है एहतेशाम सिद्दीकी साहब, इन्होंने किस कंडीशन में ये बुक लिखी और उनके ऊपर क्या क्या गुजरा हुआ है, क्या क्या बीता हुआ है, ये मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ी बुक, एक 8-10 पन्ने उसके शुरुआत के पढ़ पाया हूँ, और यकीनन यहाँ से जाने के बाद पूरी बुक एक ही सीटिंग में पढ़ने वाला हूँ मैं यहाँ से। तो ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले, इनाग्रेशन शुरू होने के पहले वकील साहब के साथ, सिद्दीकी वकील साहब के साथ मेरी जो चर्चा हुई, अब देखो जो कि सिद्दीकी साहब ने जो भुगता है वो किसी भी हालत में उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसकी कोई भरपाई नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज़ से उसको देख लो। इनके परिवार ने जो भुगता है, इन्होंने जो भुगता है, तो वो कोई भी हालत में आप किसी भी चीज़ से उसका मतलब भरपाई नहीं हो सकती। और मेरे मित्र फैज़ल साहब ने जैसे कहा कि ये जो उनके ऊपर बीती, उनके परिवार पे बीती है, तो उसके लिए बस उनको सैल्यूट के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते कि ये सब भुगतने के बाद उठ के खड़े हुए और ये सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश जो की उन्होंने, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और इसके लिए मैं उनको मतलब दाद देना चाहूँगा, एक बार उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा। भाई हम वो चीज़ें वापस नहीं ला सकते जो इन्होंने खोई है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा बार बार निर्दोष व्यक्तियों के साथ ना हो, उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है सिद्दीकी साहब ने, इसलिए उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ और उनको फिर सराहता भी हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। और हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हम लोगों का, हम समाज को जो देना लगता है दायित्व हमारा बनता है कि ऐसे कंडीशन के जो भी लोग हैं तो उनको हम हमारा ओर से मतलब पूरी सपोर्ट करके, आज जो एक नज़रिया उनकी परिवार की तरफ देखने का, 20 साल लोगों ने उनको क्या नज़र से देखा होगा ये हम नहीं फील कर सकते, जो कि फैज़ल साहब ने बताया कि हम नहीं उस चीज़ को हम फिर से नहीं भरपाई कर सकते। अभी ऐसे ही देश में कई लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें होती है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ ये चीज़ें होती है, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। और ये कई चीज़ें मैंने सामने देखी है, जैसे सिद्दीकी साहब एक उदाहरण है हमारे सामने, से कई उदाहरण समाज में हमारे साथ में है। अभी लिस्ट बड़ी लंबी है, काफ़ी लंबी है। और एक हमारे जो राष्ट्रीय नेता है आरजेडी के लालू यादव जी, उनके नाम से सारे लोग परिचित हो गए, और उनको कैसे सिस्टम ने फंसाया, और जिन्होंने खुद ने मतलब चारे घोटाले का विसल ब्लोअर किया था, जिन्होंने खुद ने उस पर कमेटी बिठाई थी, उन्हीं को उसका आरोपी बना के डाला गया। तो ये सिस्टम का एक मतलब बहुत बड़ा मैं कहूँगा फेलियर है जहाँ पे। और इसमें IAS अधिकारी, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उनके बुक में लिखा भी था कि हमको ऊपर से ऑर्डर थे कि उनका नाम फंसाया जाए करके इसके अंदर। तो ऐसा कई मेरे मुसलमान बंधुओं के साथ होता है कि इनके नाम डाले जाते हैं, और उनको जो कोई नहीं मिला तो जो मिला उसको डाल के ये केस रफा दफा करो, इसको ये करो करके। लेकिन सच होता है,
ठीक है, इसमें बहुत समय बीत गया, पूरी लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन सच जो था सच सामने आया और बाइज्जत कोर्ट को बरी करना पड़ा। अब मैं दूसरी चीज़ों पे आता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए, गलत चीज़ों के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए और उसमें हम सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे कि फैज़ साहब ने हमारी चर्चा हुई, ऐसा किसी के साथ ये दुर्घटना होती है, अन्याय होता है, दुर्घटना ही कहूँगा उसको मैं, अन्याय होता है, तो उनके पीछे जो उनका परिवार होता है, बच्चों की स्टडीज़ है, परिवार का पालन पोषण है, ये सब चीज़ें मतलब ये मैं कहूँगा कि ये तो बहुत मतलब उनके लिए परेशानी वाला मामला हो जाता है। कोई कमाने वाला व्यक्ति, घर का जो मेन मुखिया है, वो अगर ऐसे हालात में फंस जाता है, जेल में 5-10 साल 20 साल जाता है, तो उनके परिवार का क्या होगा? उनको कौन देखेगा? अगर बच्चे उनके छोटे उम्र के हैं, कच्चे उम्र के बच्चे, तो उनके दिमाग, दिलो दिमाग पे जो सिस्टम के खिलाफ जहर भरा जाएगा, उनका काउंसलिंग करना, उनके लिए मतलब अगर इनकम सोर्स नहीं तो उनको इनकम सोर्स जनरेट करके देना, या फिर बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कहीं से कोई सामाजिक संस्था या फिर स्कूलों से हम लोग गुजारिश करके उनके लिए फ्री ऑफ एजुकेशन के लिए मतलब कोशिशें करना। तो ये सब चीज़ें जो है एक आपके फाउंडेशन के द्वारा अगर इस पर वर्किंग होता है तो ये बहुत अच्छा पहल है और बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। उसके लिए मैं एक बार ताली बजाना चाहूँगा आपके लिए। और ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें, काफ़ी बड़ा देश है, 1 करोड़ 100 करोड़ 40 लाख मतलब 140 करोड़ का देश है अपना। तो देखो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इसके खिलाफ ऐसी जगह जगह से अन्याय के खिलाफ ऐसी आवाज़ें आती नहीं रहेंगी, सिद्दीकी साहब जैसी आवाज़ें आती नहीं रहेगी, तो इसमें चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग को अब जागरूक होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं, ऐसे पे किताब का इनॉग्रेशन नहीं है, ये एक पहल है कि हम लोग इसकी तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे कि यहाँ पर कोई अपने आसपास, अपने समाज के अपने भाई बहन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस पे भी अन्याय होता है, तो सब लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट करें, उनको बचाने की कोशिश करें, बशर्ते कि वो बेगुनाह है तो बिल्कुल हम लोग उनके समर्थन में आएंगे इसके अंदर। तो भाई साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो पहल की है, ये पहल सिर्फ यहाँ तक सीमित न रखते हुए इसको ऑल ओवर इंडिया कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सके। तो एग्जीक्यूशन जरूरी है हर चीज़ का साहब। बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम ख़त्म होते हैं, हम लोग घर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, भूलने लायक चीज़ नहीं है। ये कोई नॉर्मल प्रोग्राम, किताब का इनॉग्रेशन नहीं है। हम लोग इसको जाके यहाँ पे जितने भी उपस्थित मेरे भाई लोग हैं, ये सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक मतलब समाज के ओर इस तरीके से देखें कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो बिल्कुल हम लोग को नोटिस कराइए, फैज़ साहब को नोटिस कराइए। और ज़रूरी नहीं कि यही सब केस है, बहुत सारी चीज़ें जो झूठे आरोप में कोई मतलब बंद होते हैं या फिर जेल जाते हैं, तो उनके लिए जो फैज़ साहब काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सब लोगों का दायित्व है कि उनको सपोर्ट करें और हम लोग आसपास जागरूक रह के ये सब चीज़ों को सामने लाए, सरकार के सामने रखे, प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ करके। अब बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद को रोकता हूँ यहाँ पे, और हमारे जो काबिल दोस्त है दूसरे, उनको भी मतलब सामने मौका देता हूँ। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोहसिन अहमद साहब को जो है दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों की रहनुमाई करें। मोहसिन अहमद साहब, आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, इसका क्या मकसद है, मेरे से पहले जिन लोगों ने बात की है उन्होंने तफसीलात आप लोगों के सामने रखी है। आप सब लोग भी जानते हैं अच्छी तरह, स्टेज पे जो बैठे हैं और आपने जो किताबें लिखे हैं, आपकी ज़िंदगी का जो इंतहाई कीमती जो वक्त है, ऐसा वक्त जो कभी पलट के वापस नहीं आ सकता। अपने ज़िंदगी का वो कीमती वक्त आपने सलाखों के पीछे गुजारा, और सबसे बड़ी बात यह है
कि एक बेकसूर इंसान को एक ऐसे इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार कर लेना और ऐसे इल्ज़ामात उसको लगा देना और इस तरह से उसको टॉर्चर करना, 3rd डिग्री में जाकर, यानी कस्टडी की इंक्वायरी की भी एक लिमिट रहती है कि किस तरह से अगर आपको किसी की कस्टडी मिल रही है 2 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, थर्ड डिग्री कस्टडी चली है 14 के बाद। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं देश में 13-14 के बाद, उनके साथ जो इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया रहा है, किसी इंसान पे कोई इल्ज़ाम आ जाने के बाद कानूनन जब तक कोर्ट उसको मुजरिम ना करार दे, शारिक भाई मैं आप अखबार से वाबस्ता है, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि और बाकी भी लोग हाजिर हैं यहाँ। ये एक बहुत बड़ा किसी पे भी इल्ज़ाम है तो उसको मुजरिम करार दिया जाता है और अपने प्रेस नोट के अंदर बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट लिख देता कि मुजरिम, जब तक कि उसके ऊपर गुनाह साबित ना हो, जब तक कोई कोर्ट उसको सज़ा ना दे, वो मुजरिम नहीं कहलाया जाता। किसी भी हाल में वो मुजरिम नहीं है। एफआईआर फटा, गुनाह दाखिल हुआ, केस की नौबत से वजह से उसको अरेस्ट किए, माल मुद्दा अगर उसके पास है ठीक है, माल मुद्दा है तो उसके पास से जब्त करना, कस्टडी ली जाती है, कबूल जाता है, मगर जब तक मुजरिम ने गुनाह साबित नहीं हुआ और कोर्ट के सामने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, वो मुजरिम, और कोर्ट ने ऑर्डर पास करके उसको जब तक सज़ा नहीं दी, वो मुजरिम नहीं कहलाया जाता। सबसे बड़ा हमारे कोर्ट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस नोट के अंदर ये गलत। और जो चोरी करते, जो गुनाह करते, बड़े बड़े गुनाह करते हैं, कत्ल कर देते हैं, उनको दुल्हन के जैसा घूंघट पहना के लेके आते, उनको सामने नहीं करते। आप कितने भी तस्वीर देखिए, आप किसने कुछ चुराया, किसने कत्ल किया, उसको ऐसा नकाब में लेके आ जाते। और जो बेचारे ऐसे बेकसूर रहे, उनको सामने सामने आके मीडिया के अंदर जो है, और उसमें ख़ास तौर से मालूम पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ के ये लोग और मुस्लिम हैं, तो उनकी ख़ास तौर से फ्रंट के ऊपर न्यूज़ लगती है। ये बहुत गलत। मैं पहली ये बात बताता हूँ कि ये मुजरिम लिखना किसी को, ये गलत है, कानूनन भी गलत है और इसी तरह से भी गलत है। मैं उसका निषेध करता हूँ खुले अल्फाज। दूसरी बात यह है, आप लोगों के साथ जो हो गया है, आपने तमाम तफसीलात बताएं। अदालत के सामने हकीकत जो ऑफिसर्स कंसल्ट देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर इंक्वायरी करने वाले, आपने कहा, अभी हमारे फैसल भाई ने कहा कि भाई बहुत से लोगों ने, आपने कहा कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी रहती, बहुत से लोगों का ये रहता कि रिलीफ भी देना आपका, मगर मेरे ज़िंदगी के तजुर्बे कुछ इस तरह से रहे कि वो सब आपस में साटे लोटे वाले लोग रहते, वो कोई उनका मदद करने का मकसद नहीं रहता उनका। और ये बोलने की बात है मेरी तैयारी है, तुम बेकसूर है, मैंने ऑफिसर को बोला, वो सब बेकार बात है। उनका 1 पॉइंट कार्यक्रम है कि आदिल भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल समाज में, और सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आ रहा है आदिल भाई। मोहसिन भाई भी बहुत आगे है, शारिक नक्शबंदी साहब भी आगे हैं, तो ये बहुत काम बढ़ा रहे हमारे डिपार्टमेंट का। कुछ तो भी काम कम करना चाहिए। फिर उस तरह से वो प्लानिंग शुरू कर देते और वो एक एक को ले जाके जो करना है करते। उनको मालूम है मेरे को, और उनको भी अच्छी तरह मालूम। और वो भी बोल रहे हैं मोहसिन भाई सही बात बोल रहे, उनके भी हाथ बंधे हुए, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको भी मालूम है
कि ये अपने से पहले के बहुत पुराने सीनियर है, जब जेम्स था और जब जो है तो ऐसे ऐसे लोग थे, लोइस थे, इस्माइल भाई थे, वो ज़माने के लोग आए, उनको बोल के थे लेके आते थे, चलो जावेद भाई, अरे चलो साले चौस बुला रहे, तो एसपी के बोलने से लोग नहीं आते थे, तो ये लोगों के बोलने से हाजिर हो जाते थे वहाँ, और यही लाते थे और यही छोड़ते थे ले जाके उनको उस गारंटी के ऊपर। मगर आज वो ज़माना है वो नहीं रहा, कांस्टेबल का और पीएसआई का, वो पहले बोल देते भाई हम ले जा रहे, लेके जाके वापस ला के नहीं छोड़ेंगे आप। तो ये इनको भी मालूम है और अपने को भी मालूम है बातें। खैर जान दीजिए, वो सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। मुख्तसर ये है, आज के इस इफ्तिदाई तकरीब के अंदर मैं कुछ बात आपको सामने रखता हूँ जो मुत्तफिक तौर पे सब लोगों ने उसको, जहाँ भी ऐसी एक्टिविटीज थी, जहाँ फंक्शन हुए, जहाँ ऐसी बात की गई, एक मत से ठहराव पास करें। नंबर 1, जो बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है कि भाई ये मुजरिम नहीं है जनाब, लिहाजा वो जो लोगों को, इज्जतदार लोगों पे गुनाह दाखिल किया गया, उनकी ज़िंदगी का जो वक्त गया, उनको फौरी तौर पर माली इमदाद दें और सरकारी मुलाजिमत में शामिल करें। प्रस्ताव नंबर 1 है, ठहराव मंजूर करिए आप। मंजूर है आपको? एक। नंबर 2, जो केस में इनको अरेस्ट किया गया था और उस केस के अंदर जो कोर्ट के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट दाखिल करके कंसर्न ऑफिसर ने अपनी बात रखी थी, चौकसी अधिकारी ने, डिपार्टमेंट ने, और इस दरमियान में वो चौकसी करते करते अपने ज़िंदगी में जो आपने तरक्की पाए, जो गोल्ड मेडल हासिल किए, वो तमाम ऑफिसर की चौकसी करना और उनका प्रमोशन और उनका दिया हुआ जो तमक है वो वापस लेना। ये एक प्रस्ताव हम यहाँ रखते हैं। वो प्रस्ताव जहाँ भी जो केस ने, कोर्ट ने जो चीज़ साबित कर दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये बेकसूर है, कोर्ट से बढ़कर इस देश में कोई नहीं। हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम हमारी बात नहीं कर रहे। जब ये साबित हो गया आपके केस में, आपके जो चौकसी अधिकारी थे, जो फर्स्ट एफआईआर दाखिल करते टाइम जो उनकी पोजीशन थी और उसके बाद जो उनको प्रमोशन मिला और जो उनको मेडल्स मिले, किसको पद्मश्री मिला, किसको पद्म क्या मिला, किसको क्या मिला, किसको प्रमोशन मिला, वो सारे के सारे रद्द किया जाए और उनकी ऑफिशियली चौकसी करें। और उन्होंने ये बेकसूर लोगों को जो गिरफ्तार करने के बदले जो सही मुजरिम है उनको छोड़ दिया, जो सही गुनाहगार हैं हमारे हाथ से निकल के चले गए और बेकसूर लोग आ गए हैं। लिहाजा उन ऑफिसरों की चौकसी करें जिसने ये गुनाह किए, कौन मुजरिम थे, वो कौन गुनाहगार थे। पुणे की जर्मनी बैंक बेकरी के अंदर केस के अंदर, गोधरा के अंदर कौन थे, ताज में कौन थे, फलाम में कौन थे, अमके में कौन थे, उनकी चौकसी करें और चौकसी करके उनके ऊपर जब तक उनको गुनाह दाखिल करें, वो अगर सर्विस में से वजीफे पे चले गए उनकी फौरी पेंशन रोक दें, फौरी पेंशन रोके उनकी। ये एक प्रस्ताव आप मंजूर है आपको? हाथ उठाइए और मुंह से बोलिए, मौजूदगी आपकी असर रखती है भाईजान? मंजूर है? ये प्रस्ताव जो पास हो रहे हैं यहाँ पर, इनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों की जो तालीमी हालत, उनके जो फैमिली का नुकसान हुआ, वो सारे की सारी जो है नुकसान भरपाई महाराष्ट्र शासन ने, देश की जो है जो भी हुकूमत है देश के अंदर, उन्होंने उनको सारी भरपाई करना चाहिए, चाहे वो किसी समाज का, किसी जाति का हो। जब बेकसूर साबित होगा किसी केस में से उसकी उन्होंने भरपाई करना चाहिए। उसके साथ अगर ये लोग हमको इंसाफ हुकूमत वक्त नहीं देते, होता ऐसा है, तो हम लोगों ने एक याचिका की तैयारी रखना चाहिए। याचिका की एक तैयारी रखना चाहिए अपने तौर पे। इन तमाम चीज़ों को, जितने वाक़यात है, जमात उलमा जितने केस लड़ रहे हैं और जो तंजीम में जो केस लड़ रही है, और उन तमाम केसों के अंदर जितने लोग बेकसूर छुटे हैं, वो तमाम को इकट्ठा करें और सारी की सारी पिटीशन
एक साथ एक कोर्ट के अंदर ले जाके दाखिल करें कि इतने इतने केस में इतने इतने लोगों को फलाने फलाने तंजीम ने, फलाने फलाने लोगों ने ये हुए और इतनी जिंदगी ऐसे खराब हो गई। ये केस की वजह से बच्ची का रिश्ता टूट गया, ये केस की वजह से ये फलाने फलाने परभनी के साहब थे, उनको गिरफ्तार करके लेके जाए, पुलिस ने आज तक वो बच्चे का पता नहीं चला, उसके बाप का इंतकाल होगा, उसकी माँ का इंतकाल होगा, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। कौन जिम्मेदार है इसकी? कौन जिम्मेदार है इसकी? लिहाजा एक पिटीशन तैयारी रखी है अपनी तरफ से इनके खिलाफ दाखिल करने की। हुकूमतें वक्त अगर हमको इंसाफ नहीं देती है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं, अदालत के अंदर हमने पिटीशन दाखिल करना चाहिए। हुकूमतें तो आती है और जाती है, चलते रहती बात, हमारी बात उनके सामने रखना है। जो बेकसूरों के साथ बेइंसाफ़ी हुई, एक एक दिन मैं बताता हूँ आपको, वहाँ खाने को नहीं मिलता है, वहाँ की ज़िंदगी का ये हाल है। आपने जितने साल गुजारे, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, और उसके बाद बाहर के जो लोग रहते हैं उनके हालात मैं बता नहीं सकता। इन्होंने बताए कि मैंने इतने पेजेस पढ़ा हूँ, मगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आदमी, अगर उसका एक पेज भी, एक अल्फाज भी अगर हो गया तो आंख के ऊपर कांटे खड़े हो जाएंगे, आंख पे कांटे खड़े हो जाएंगे। किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना कि ये घर का बड़ा आदमी है, ये कमाने वाला है, इसके बाल बच्चे हैं, इसकी बच्ची का रिश्ता हुआ है, इसके बच्चे का तालीम है, फ्यूचर है, ये पढ़ने वाला है। अगर ये अंदर चल जाएगा तो इसके बच्चे की नौकरी का क्या होगा, इसकी बेटी के रिश्ते का क्या होगा। तो ये इस तरह के जो गलत केसेस की चौकसी करने वाले हैं ना कहीं इनको जो है कानून का, जो है कानून पे उंगली रखना इंतने ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अल्फाज सख्त दिखते हैं मगर हकीकत यही हकीकत है। और इसके खिलाफ अवामी तहरीक चलना चाहिए। बेकसूर लोगों के साथ उठ के खड़े रहो, मत देखो कौन सी जाति जमाती का है, बेकसूर है खड़े हो जाओ उसके साथ। जैसा मराठा रिजर्वेशन के अंदर लोग खड़े हो गए, देखिए आप, जगह जगह खाना खिलाया अपने लोगों ने, मस्जिदें खोल दिए, चाहे वो बंबई रहो, चाहे वो पंजाब रहो, चाहे हरियाणा रहो। आप देखिए क्या क्या तारीख है, आप देखिए, आप वैसा उठ के खड़े रहना पड़ेगा। आप किसान आंदोलन के जैसा खड़े रहना उठ के पड़ेगा, आप मराठा रिजर्वेशन के जैसा उठ के खड़े रहना पड़ेगा आप। तो फिर उसके बाद किसी भी जाति जमाती पे बेइंसाफी नहीं होगी। सोचना पड़ेगा उनको कि अवाम ने जब कोई तहरीक शुरू कर दी तो उसके नतीजात क्या होते हैं। मैं आपको ये कहते हुए अपने अल्फाज रख दूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि इनका दर्द वो नहीं है, बता नहीं सकता हूँ मैं, मगर अल्लाह खैर का मामला फरमाए। मैं यही इनके हक़ में दुआ करूँगा। आप जो बाहर आए, अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी बख्शी, यकीनन आप बेकसूर थे, अल्लाह आपको सेहत दे, दराज उम्र करे, आपके फैमिली को, सबको। और जितने भी ऐसे बेकसूर है लोग, जाति जमाती के कोई भी रहो, अल्लाह ताला उनको भी जो है अपने घरों को बाइज्जत घर को भिजा दे। और उन ऑफिसर को अल्लाह ने एक तौफीक दे कि वो इंसाफ करने के अंदर उनको सही तौफीक दे, सही गुनाहगारों को पकड़े, ना कि बेकसूर लोगों को पकड़े। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद मैं आली जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को जो है दावत देता हूँ। ये एशिया एक्सप्रेस के एडिटर हैं और मैं ख़ास तौर से जो है इनको ये भी बोलना चाहूँगा कि शारिक सर, आप किताब को एक बार पढ़िए, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पेपर से है और आप कलम से जवाब देते हैं, तो आप इसको पढ़कर आपके पेपर में हुकूमत को और अदालतों को इसके ज़रिए से जवाब देंगे। यहाँ स्टेज पे मौजूद हमारे भाई एहतिशाम सिद्दीकी साहब, सदर जलसा अब्दुल वाहिद साहब, कंदारे साहब, मोहसिन पहलवान साहब, और हमेशा मिली एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले भाई फैसल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम एडवोकेट फैज़ान साहब, शादाब साहब, समी अली साहब, अब्दुर्रहमान खान, आलम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को। आज चूँकि एक बड़े संजीदा मौजू के ऊपर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे दो भाई
और इनके जैसे न जाने कितने और हमारे भाई जो बेगुनाही के बावजूद सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उन्होंने आप पे कर्म किया और आप जो है तो आज हमारे दरमियान हाजिर है। वैसे जहाँ तक मेरा अपना छोटा सा इल्म है, सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस वक्त तक ही आज़माता है जब तक आप उस पर आज़माने के लायक हो सकता है कि आपके बर्दाश्त की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी तो अल्लाह ने आपके लिए आसानियाँ पैदा किया, और जो आज़माइश का दौर आप जिस आज़माइश से आपको निकाला गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ और एक साबित कदमी के साथ खड़े रहे। आपने दौरान कस्टडी या दौरान जेल उन बातिल ताकतों के सामने अपना सर नहीं झुकाया जिन्होंने, मैं समझता हूँ, न सिर्फ आपको आज़ादी की लालच दी होगी बल्कि उन्होंने आपसे ये भी कहा होगा कि आप बस एक बार हम यहाँ मिला दीजिए, हम आपकी दुनिया बदल देंगे, हम आपको करोड़ करोड़ रुपए दे देंगे, हम आपकी नस्लों को सेट कर देंगे, आपको बड़े कारोबारी बना देंगे, बस आप एक मर्तबा इस बात को मान लीजिए कि ये बम धमाके आपने करवाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है आपकी हिम्मतों को, आपके जज्बे को, कि आपने उस बात का सबूत दे दिया कि नहीं, मैं जिस दीन इलाही को मानने वाला हूँ वहाँ दुनिया की रौनकें मेरे सामने कोई माने नहीं रखती। बिलाशुबा आपके सामने ये ऑफर्स आए होंगे दौरान कस्टडी। इसके बाद आपको डराया गया, धमकाया गया, आपको 3rd डिग्री से ज़्यादा अगर कोई टॉर्चर होता होगा तो वो किया गया। आपके अफराद ख़ानदान को सामने रख कर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जितना मैं एक तजुर्बा रखता हूँ एक सहाफ़ी होने के नाते, लेकिन सलाम है आपके मुस्तकिल मिजाजी को, आपके जज्बे को कि आप अपने वादे से या अपनी फ़ैसले से आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। बहरहाल वक्त निकल गया, और वक्त निकलने के लिए ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि आज हमारे लिए अंधेरा है तो कल सुबह वही लाने वाला है। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद है कि आपने बहुत मुश्किल और आजमाइश तरीन वक्त जेल में गुजारा और आज फिर भी साबित कदमी के साथ खड़े हैं। इस मौके पे मैं अब्दुल वाहिद साहब का ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहूँगा, जो आज के सदर जलसा भी है। आप इसी मामले में अरेस्ट हुए थे, लेकिन आप 9 साल के अंदर अंदर बाइज्जत बरी हो गए। आप चाहते तो अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली के साथ ऐश व आराम के साथ गुजारते थे, लेकिन वो मालूम है ना कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। आप बेगुनाह साबित होने के बावजूद आप खामोश नहीं बैठे। आपने अपने साथ जो साथियाँ जेल में मौजूद थे उनके लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। जद्दोजहद इस लेवल तक की मेरे भाई ने अब्दुल वाहिद साहब ने, कि इनका एक साथी, उनका इंतकाल हो गया और वो एक कब्रिस्तान में दफन हो गए। तो जब वो बेगुनाह हुए तो इन्होंने जेल में अपने साथी से वादा किया था कि भाई जब हम बेगुनाह हो गए तो मैं उसने कहा था कि मेरी वालदा से ज़रूर मिलना जेल से बाहर जाने के बाद। तो अब्दुल वाहिद साहब तो पहले रिहा हो गए थे, लेकिन जब इनके पूरे साथी बाइज्जत बरी हुए तो इन्होंने अपने मरहूम दोस्त और अपने साथी जो उस वक्त उनके जेल में साथी रहा करते थे, उनकी कब्र पर जाकर हाई कोर्ट के उस फैसले को पढ़ा और ये बात साबित कर दिया कि भाई तू बेगुनाह है, तू अब सुकून से है। तो बहरहाल बहुत सारे ऐसे वाक़यात कि जिसने इन्हें तोड़ने की कोशिश की, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, इन्हें तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने फ़ैसलों पर अटल रहे और साबित कदमी से जमे रहे। सवाल यहाँ पर चंद धमाकों का नहीं है मेरे भाइयों, सवाल यहाँ पर इस मुल्क में मौजूद नफ़रत और धर्म की राजनीति करने वाले गिरोह का है, उस सिस्टम का है कि जिसने आपकी गली से लेकर दिल्ली तक, जिसने आपके स्कूलों से लेकर अदालतों को तक मुनहरिफ कर दिया, तासुब पसंदी वहाँ पर भर दी। अब्दुल रहमान जिस जज का जिक्र कर रहे थे कि एक जज के ऊपर जूता मारा गया, वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि उस जज ने मजाकन कोई जुमला किसी मज़हब के बारे में कहा था तो उसका बदला लेने के लिए। दूसरी बात ये थी कि वो जज एक शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक़ रखते थे। तो नफ़रत का ये आलम है कि आज हमारे स्कूल उससे बचे नहीं हैं। आज हमारे मदरसे, हमारे बाज़ार, हमारी गलियाँ
कोई उससे परे नहीं है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है कि हम और आप भले ही कम तादाद में हों, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश को वाकई एक सुपर फास्ट, क्या कहते हैं कि वो कौन सा देश बना देंगे बोलते मोदी जी, विश्व गुरु बनाएंगे। भले ही मोदी जी कहते हो, लेकिन स्टेज से कहना बहुत आसान होता है। हम अपनी अपनी छोटी छोटी मोटी कोशिशों से इस देश को इंशाल्लाह विश्व गुरु बनाने की कोशिश करेंगे। एक और बात यहाँ पर कहना था कि सवाल आप लोग कभी सोचिए, बहुत सारे लोग, बहुत तजुर्बेकार लोग स्टेज पे है, आप लोगों में से है, कि क्या वजह है कि 2010-2012 के बाद देश में बम धमाके होना बंद हो गए, और क्या वजह थी कि हर साल, हर 2 साल, हर साल भर के बाद धमाके होते रहे। चाहे अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट होता हो या मक्का मस्जिद में ब्लास्ट होता हो, चाहे फिर वो हिंदुस्तान के किसी कोने में ब्लास्ट होता हो, उसका ठिकरा आपके सर फोड़ दिया जाता है, आपको मौर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। NIA, CID और CBI से ज़्यादा ये हमारे मुल्क का गोदी मीडिया है, जिसे पता चल जाता था कि फलाना ब्लास्ट फलाने मुलजिमीन ने, फलाने और मुजरिमीन ने किया है। तो भाई देश में तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का कुछ काम ही नहीं बचा था। ये गोदी मीडिया का जो काम, और इसने एक पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव सेट कर दिया, वो आज उसका फल जो है तो यहाँ पर देश के लोगों को झेलना पड़ रहा है नफरत की शक्ल में। पिछले 10, 12, 15 सालों के अंदर इस मुल्क के मुसलमानों को जिस तरीके से मशकूक बना दिया गया, इस मुल्क के मुसलमानों को के ताल्लुक से जो दूसरों के दिलों में नफरत भर दी गई, उसका खिमियाजा अब आने वाले दिनों में हमारी नस्लों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शायद वो नफरत भरने वाले ये लोग भूल गए कि यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब आग लगेगी तो आग ना हिंदू देखेंगी ना मुसलमान देखेगी, वो सभी को अपनी लपेट में लेगी। तुम आज नफरतें भर रहे हो, तुमने मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नफरत इतनी भर दी तुमने कि अस्पताल में हिंदू डॉक्टर मुसलमानों को देखने के लिए परहेज करता है, स्कूली बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब नैरेटिव सेट किया गया एक साजिश के तहत। यहाँ डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं और वो लिखिए ये बात कि मुसलमान ये सोचता है कि हमारे ताल्लुक़ से इतनी नफरत भर दी गई है कि आज हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो ये नफरत का खिमियाजा सिर्फ मुसलमान नहीं भुगतेगा, इतना याद रखिए। ये नफरत का खिमियाजा इस मुल्क का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को भुगतना होगा। और ये नैरेटिव सेट करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो इस मुल्क का मीडिया है। और वही मीडिया जब इश्तियाक साहब अरेस्ट होते हैं, जब अब्दुल वाहिद साहब अरेस्ट होते हैं, तो बड़े बड़े बैनर्स और स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ इनको हाईलाइट किया जाता है कि आतंकवादी पकड़े गए, 26/11 ब्लास्ट के मुजरिमीन पकड़े गए। लेकिन जब ये रिहा होते हैं तो शायद ही आप में से किसी ने किसी टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर खबर को देखा होगा। तो ये क्यों हुआ है? इसमें कुछ कसूर हमारा भी है। हमने अपने आप को सिस्टम से दूर कर लिया। हमने सिर्फ अपने छोटी छोटी ज़रूरियात को और छोटी छोटी मसरूफियात को और तरजीहात को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना दिया। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम अच्छे मीडिया हाउसेस को प्रमोट करें। हमने कोशिश ही नहीं की कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स को प्रमोट करें। हम हमेशा उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहे जिन्होंने हमेशा हमारा इस्तेहसाल किया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। आपको इस कदर ज़हनी तौर पर, आपको और मुझको और मेरे समाज को इस कदर ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बना दिया गया कि आप अपने आप को, अगर मुल्क में कहीं भी धमाका होता तो इस कदर ख़तरनाक किस्म का नैरेटिव सेट कर दिया जाता मीडिया के ज़रिए कि एक आम मुसलमान समझने लगता कि हाँ वो तो मुसलमानों ने किया होगा, जबकि हकीकत सामने आ रही है। एहतिशाम साहब की शक्ल में, इनके साथियों की शक्ल में, अब्दुल वाहिद साहब की शक्ल में हकीकत सामने आ रही है। तो बहरहाल बहुत लंबी जंग एक लड़ने की ज़रूरत है और दस्तूर हिंद के दायरे में रहते हुए लड़ने की ज़रूरत है। आज भले ही हमें उसके नताइज ना मिले हो, लेकिन जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाएंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, तो हम न सही इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल इस मुल्क में सर उठाकर जीने की काबिल रहेगी। आज कर लो तुम कितना जुल्म कर सकते हो, डाल दो तुम कितने लोगों को जेलों में डाल सकते हो, कर दो तुम कितनी हमारी बहनों को बेवा कर सकते हो। आज करेंगे तुम, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह इंसाफ का परचम बुलंद होगा। आज ये मत समझिए आप कि हम 40-50 लोग बैठे हैं और इश्तियाक साहब
ये की किताब का इजरा हो रहा है तो हम इतनी कम तादाद में क्यों हैं? अगर हमारे अज़ाइम पुख्ता हो, अगर हमारे हौसले मजबूत हो, तो हमारे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। हम अच्छे लोगों को इंशाल्लाह प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी करूँ। आज अगर कोई टीचर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट को निसाबी किताब पढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर बहैसियत एक बेहतर शहरी होने का शऊर पैदा करे, उसके अंदर ये एहसास पैदा करे। उस टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे। वो तो शुक्र है इश्तियाक साहब का और अब्दुल वाहिद और इनके साथियों का कि इनके अंदर वो शऊर था। अगर इनके अंदर शऊर नहीं होता और ये अपने कारोबार में मसरूफ़ होते और इनको उठाकर डाल दिया जाता और जब छूट जाते तो ये कानों को हाथ लगाकर अपने घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन इनके अंदर एहसास था कि नहीं, हम पर जुल्म हुआ है, हम अपनी आने वाली नस्लों पर जुल्म नहीं होने देंगे। यही एहसास ने इनको दोबारा अपने पैरों पर खड़े किया। हम देखते हैं हमारे बिरादरान वतन गोधरा कांड के मुजरिमीन जब जेल से रिहा होते हैं तो उनका फूलों से इस्तकबाल किया जाता है। तो हमारी कमज़ोरी है कि जब हमारे ब्रदर बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल रहे हैं तो हमें भी उन्हें अपने शानों पर बिठाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी जमातों की जिम्मेदारी है। यहाँ इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ मैं जमीयतुल उलमा हिंद का कि पहले दिन से लेकर आखिर तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, आपके लिए दामे दर में सुखने मदद करते रहे। तो बहरहाल एक लंबी जुस्तजू, लंबी जद्दोजहद और एक लंबी जंग की ज़रूरत है। यहाँ मौजूद डिपार्टमेंट के लोगों से रिक्वेस्ट है कि बताइए कि कितने सारे लोग इस बेगुनाही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इस बेगुनाही के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इन बेगुनाह लोगों के साथ खड़े हैं। बताइए उन लोगों को, ताकि हुकूमतों तक भी और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये बात पहुंचा सके। तो एक मुस्बत सोच के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आगे बढ़ रहा है उसे पीछे से टेका दे के और आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना हम उसकी टांग खींचेंगे तो फिर ये कौम इसी कुएँ के मेंढक की तरह अपना मुस्तकबिल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब जो आने में काफ़ी लेट हो गए हैं, मैं इनका जो है इस्तकबाल सलमान भाई से जो है कहूँगा कि वो आए और इनका जो है इस्तकबाल करें। डॉक्टर ज़फ़र ख़ान साहब को कि वो आए और कम वक्त में अपनी बातों का इजहार करें और हमारी रहनुमाई करें। डॉक्टर ज़फ़र ख़ान साहब। जनाब एहतिशाम सिद्दीकी साहब की हॉरर सागा इस बुक के इनॉग्रेशन के लिए मौजूद तमाम रिस्पेक्टेड इस शहर के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब मोहसिन अहमद साहब, फैसल भाई और कुछ नाम, एहतिशाम सिद्दीकी साहब तो है ही, और वाहिद भाई, क्योंकि मैं माज़रत भी चाहूँगा कि मैं आप तक पहुँचने में लेट हो गया, क्योंकि मैं सिल्लोड सोईगांव से होता हुआ आ रहा हूँ। जब फैसल भाई मेरे पास जब आए और उन्होंने कहा कि एक बुक का इनॉग्रेशन है और उस इनॉग्रेशन में आपको आना है, तो मैंने तो कह दिया कि भाई मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। फिर बाद में मुझे बताया कि इस वजह से ये बुक लिखी गई। मैंने भी वो बुक को पढ़ा और बहुत सी चीज़ें मैंने सोची उसमें कि क्या इस मुल्क के हालात हो चुके हैं, जिस मुल्क को हम लोगों ने संवारा है, संजोया है,
और हम ही लोगों को इतनी तकालीफ़ें इस मुल्क में सहनी पड़ रही है, ये बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। और फैसल भाई, आप तमाम लोग जो एक इनोसेंस नेटवर्क चलाते हैं, ये भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक कैसर खालिद साहब बोल के एक IPS ऑफिसर हैं, मोहसिन भाई, उन्होंने कहा था हम लोगों को कि एक काम कीजिए, आपका जो जेल है यहाँ का, उसमें एक आप RTI डालिए कि 7 साल की जितनी भी सज़ाएं हैं उससे नीचे वाली जो सज़ाएं हैं उसके कितने मुजरिम हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे वहाँ पर सड़ रहे हैं, बोलूँगा मैं, कि जिसके पास वकील लगाने की कंडीशंस नहीं है और सज़ा काट रहे। तो जब फैसल भाई ने मुझे ये इनोसेंस के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके अंदर कि अब कैसर खालिद साहब का जो एक मिशन है, वो मिशन शायद अब हम औरंगाबाद में कामयाब कर सकते हैं। एहतेशाम भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग इतनी तकलीफ उठाकर वापस आप आकर इस तरीके का बुक लिखकर लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है और काबिल तारीफ है, क्योंकि कल आपका नंबर लगा था, हो सकता आने वाले कल में हम लोगों का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि मौजूदा जो हालात है, इन हालात पर नहीं बोला हुआ बेहतर है। अगर हम कुछ बोलने जाते हैं तो UAPA, फिर बाद में IT, एक बहुत बड़े एक अनिल पांडे जी बोल के एक सीनियर जर्नलिस्ट है, सेक्युलर आदमी है, 2 दिन पहले उनको उठा लिया गया। हिंदी पेपर के बहुत बड़े, वो भी बहुत बड़ा पेपर है हिंदुस्तान का, उसके आप एडिटर हैं, तो गुनाह कौन सा डालना चाहिए? तो IT एक्ट के गुने के अंदर उनको लेकर जाकर आज जेल में डाल दिया गया राजस्थान में। क्या तो वहाँ की डिप्टी CM जो है, उस लेडी के बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था। तो ऐसे हालात इस मुल्क के बनाए गए हैं और इसको रोकने की जिम्मेदारी आप जैसे लोगों के साथ हम तमाम लोगों ने करनी चाहिए। और अगर हम लोग हमारे आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल अगर सुधारना चाहते हैं तो आज ही हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। और जो हालात इस शहर में भी चल रहे हैं या इस स्टेट में चल रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी हम तमाम लोगों पे बनती है, क्योंकि हम अगर बिखरेंगे, बटेंगे तो ज़रूर वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इस मुल्क में, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। उसके बगल बच्चे भी बहुत हैं, कहीं बजरंग दल या कहीं गौ सेवा, कहीं गोरक्षक, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रताड़ित बोलेंगे हम लोग हिंदी में, तकलीफ़ पहुंचाने का काम किस तरीक़े से करना चाहिए वो कर रही है। और उसके लिए हम लोगों को अब जुडिशरी में भी जाना चाहिए, हम लोगों को गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनना चाहिए। मुनव्वर जमा साहब बहुत हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो, मोटिवेशनल स्पीकर है वो,
कि आपकी एक दस्तखत से हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो सके, तो आप वैसी पोजीशन बनाने का काम करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ IAS, IPS या DYSP, ऐसे तमाम जितने भी ओहदे हैं ये हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो कौम है मोहसिन भाई जो कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर लेती है। 30 पारे हिफ्ज़ करने वाली अकेली कौम है। नहीं तो बता देना कोई दूसरा जो मज़हब है जिसके अंदर उसके लोग जो भी वहाँ के बच्चे हैं वो कोई चीज़ को याद कर सकते हैं कि पूरी बुक की शक्ल में। सिर्फ हम ही लोग हैं, कुदरत ने हम ही को ये सब चीज़ दी है। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों में लापरवाही करते हैं। नहीं तो आज हम लोग लोहा मनाने की ताकत रख सकते हैं। इतना इस मौके पर कहूँगा। और जो किताब आपने लिखी है, इसलिए जनाब सिद्दीकी साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह आपके जैसी लोग और हम लोग सब मिलकर एक अच्छा मोमेंट खड़ा करने का काम करेंगे। इतना इस मौके पर कहूँगा। फैसल भाई, आपने बहुत अच्छी जगह मुझे बुलाकर जो इस्तकबाल किया, मुझे मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आपका दिल के अंदर की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी चंद कलमात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद मैं जो शख्स को आवाज़ देने जा रहा हूँ, ये इस बुक के राइटर हैं और इस बुक को वहाँ पर टेबल पर जो है रखा गया है। आप परचेज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो मैं आवाज़ दूंगा अभी एहतेशाम सिद्दीकी साहब को, वो आए और अपनी कहानी हमें सुनाए। एहतेशाम सिद्दीकी सर। मुझे इस केस में गिरफ़्तार तो किया गया था उस वक्त मैंने टारगेट तय कर लिया था। ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। ये केस इतना बड़ा है और इस केस में पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है कि किस तरह हमको इस केस में सज़ा दी जाए। तो एक लंबी लड़ाई लड़ने की शुरुआत हमने शुरू में ही तय कर ली थी। ये हमारी खुशनसीबी थी कि हिंदुस्तान के जैसे इतने बड़े मुल्क के अंदर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ था, जिसका सहारा हमें मिला और हमने उस RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बहुत से सबूत हमने जमा किए पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो हमारी बेगुनाही साबित करने में काम आए। लेकिन इतनी उम्मीदों के बावजूद भी हमको पूरा यकीन था कि निचली जो अदालत है सेशन कोर्ट की, वो हमको बाइज्जत बरी कर देगी। हमने कोर्ट जाने से पहले लोगों को मिठाइयाँ बांटी कि आज हम रिहा होने वाले हैं। लेकिन जब हम अदालत पहुंचते हैं और जब फैसला सुनाया जाता है तो हमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। हमको एक गहरा झटका लगा। हम बरी होने के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन हमको मौत की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद सिस्टम इस काम पर लगा हुआ था कि हमको किस तरह दूर कर दिया जाए। हम मुंबई की जेलों में थे, लेकिन हमें दूर की जेल, नागपुर जेल, अमरावती जेल में भेज दिया गया, ताकि हमारे साथ हमारे घर वाले भी परेशान हों, उनको आने जाने में तकलीफ़ हो, मिलने ना पाएँ। खैर, नागपुर में जाने के बाद चंद कदम दूर पर एक दरवाज़ा है और उस दरवाज़े के उस पार तख्तेदार है, फांसी का फंदा है। उससे चंद कदम दूर एक कमरा है जिसमें मुझे बंद किया गया और उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे आसमान का एक छोटा हिस्सा नज़र आता था। उसी की देख कर अल्लाह से दुआएं किया करता था कि अल्लाह सब्र दे। वो ऐसा वक्त था कि सामने कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होगा।
मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 साल तक कोई तारीख हमें नहीं दी सुनवाई की। तो ये किताब मैंने उस वक्त लिखी है जब हमें कोई तारीख भी नहीं मिला करती थी। मैं एक नज़्म है अल्लामा इकबाल की जो उस वक्त गुनगुनाया करता था। उस नज़्म का नाम तस्वीर दर्द है। उसके चंद अशार हैं। हो यदा आज अपने ज़ख़म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा जहाँ को जो मेरी आँखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईने हैरान करके छोड़ूंगा। इन अशार से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं वो चीज़ें लोगों को बताऊं, दुनिया को बताऊं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं, जो लोग जानते नहीं हैं। उस वक्त मैंने ये किताब लिखना शुरू की। मैंने उन हर वाक़यात को एक जो है पोएम की शक्ल के अंदर उसको तरतीब देना शुरू किया। बाद में उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया और ये किताब तैयार हुई। इस किताब में मैंने बात लिखी है कि सच्चाई जो होती है हमेशा उसी की जीत होती है, और हमें यकीन है कि सच एक दिन ज़ाहिर होगा और हम बाइज़्ज़त बरी होंगे। ये बात 2018 में मैंने इस किताब में लिखी थी और 2021 में हमको बाइज़्ज़त बरी किया गया और दुनिया के सामने सच आ गया कि देश की जो है जो ऊंची अदालत है हाई कोर्ट ने, उसने ये लिख दिया, फैसला दे दिया कि सबूतों को गढ़ा गया था इस केस के अंदर। कोई ऐसा सबूत नहीं है इस काबिल कि जो सज़ा देने के काबिल हो, जिसकी वजह से सज़ा दी जा सके इस केस के अंदर। इस किताब के अंदर मैंने मेरी जो पहली गिरफ्तारी थी 2001 में, वहाँ से लेकर मैंने सज़ाए मौत तक की कहानी लिखी है। पुलिस कस्टडी में क्या हुआ, उसके बाद जेल के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद अदालत के अंदर किस तरह सबूतों को कोर्ट में लाया गया, किस तरह विटनेसेस को पढ़ाया गया और किस तरह हमने डिफेंस तैयार किया। अपना एक मजबूत डिफेंस हमने ट्रायल कोर्ट में ही तैयार कर लिया था और जिसका नतीजा हमें हाई कोर्ट से मिला। इस किताब को मैंने जब लिखा तो लिखने के बाद सबसे बड़ा काम जो जेल में था इस किताब को बाहर भेजना। मैंने बहुत कोशिश की, जेल के लोगों से बात की, उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। कहा इसमें तुमने जेल वालों के ख़िलाफ़ भी लिखा है, अगर हमारे ख़िलाफ़ जो लिखा है उसको निकाल दे तो हम किताब बाहर भेज देंगे। मैंने इनकार कर दिया उसको निकालने से। फिर वहाँ पर जब जज की विज़िट होती है हर महीने, फिर एक जज को मैंने किताब दी और अब्दुल वाहिद साहब ने उस वक्त मुझे 2 फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट के कि किताब में कुछ भी लिखा जाए अगर तो उसको पब्लिश कराने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, मटेरियल है, तो बाद में उस पर कार्रवाई के लिए कोई पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। मैंने जज को जजमेंट दिया, जज ने उसको भेजने के लिए 2 साल लगाए। 2020 में मैंने जज को दिया था और उसको बाहर इनके हाथ में जब पहुंची है तो 2 साल के बाद पहुंची है। फिर अब्दुल वाहिद साहब की कोशिशों से ये किताब 2024 में शाये हो गई, जब हम जेल के अंदर ही थे, हमारा फैसला नहीं आया था। इस किताब की में जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है, वो मेरे जज्बात की कहानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अदालत जब फांसी की सज़ा सुनाती है तो हमने देखा अपनी आंखों से कि हमारे घर वाले जो आए थे हमको मिलने के लिए, इसलिए मिलना चाह रहे थे कि पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी, उनको हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। जब वो कोर्ट की दूसरी बिल्डिंग में खड़े होकर हमें देखना चाहते थे तो खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि ये अपने बच्चों को देख भी ना पाएं। ये जुल्म कौन कर रहा था? ये जुल्म सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम कर रहा था। जेल वालों ने जुल्म किया, पुलिस वालों ने किया, अदालत ने भी जुल्म किया, निचली अदालत ने। अदालत को ये बात मालूम थी, सबूत उसके सामने मौजूद थे कि ये इनोसेंट हैं,
अदालत ने जानबूझकर सबूतों को रोकने की कोशिश की कि वो सबूत जो इन्हें रिहा करने के काबिल हों उनको कोर्ट के रिकॉर्ड पर ना लाया जाए। उसने उन सारी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया। हमें उस दरख्वास्त को कबूल करवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर वो सबूत जो है कोर्ट के रिकॉर्ड पर आए। लेकिन अदालतों का मामला ऐसा है कि वक्त इतना लगा देते हैं फैसला करने में कि आप देखिए 9 साल सेशन कोर्ट में केस चला, 10 साल जो है हाई कोर्ट में चला। गवर्नमेंट ने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये न हर्जाना मांग सकें ना कुछ बोल सकें। तुम्हारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कब सुनवाई करेगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैंने देखा है जेलों के अंदर ऐसे बहुत से कैदियों को जिनको सज़ाए उम्र कैद होती है, उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, 18 साल 20 साल वो सज़ा काट कर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसले 25 साल 20 साल बाद आते हैं। तो ये बाइज्जत बरी सिर्फ उसके ऊपर से एक दाग धोया गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दी गई। आज भी जेलों के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं पड़े हुए जिनको ये पता नहीं कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनको सरकार की तरफ से वकील दिया गया, उनको सज़ा हो गई। हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को कन्फर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनके पास ताकत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग आज भी जेलों में कैद हैं। मैंने ये किताब जब लिखा उसी वक्त ये बात मेरे जहन में थी कि दुनिया ये जाने, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरह ये सिस्टम काम करता है। देखिए, हम बेकसूर थे, कोर्ट में हमको लाया जाता तो पूरा कोर्ट खाली करवा दिया जाता। कोर्ट ओपन है, कानून के हिसाब से कोई भी कोर्ट में आ सकता है, चाहे किसकी भी प्रोसीडिंग चले, लेकिन पूरे कोर्ट से सारी पब्लिक को, सारी आवाम को बाहर कर दिया जाता था। यहाँ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जज डर जाए, मजिस्ट्रेट डर जाए। रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया, मजिस्ट्रेट बोला जल्दी से इनको भगाओ यहाँ से काम करके, नाम पूछा और रिमांड डेट बढ़ा दी उसने, पुलिस कस्टडी बढ़ा दी। तो इस तरह जज पे प्रेशर डाला जाता है। उस वक्त मीडिया पुलिस की बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन हमारा व्यू उस वक्त नहीं आता, हमारी बात उस वक्त मीडिया में नहीं आती। तो ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है। लोग यही समझते हैं कि जो पुलिस कह रही है वही सच है, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। जब हम अदालत में पुलिस कस्टडी से हमको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, तो हमने अदालत में ये सारी बात सच सच बताई। पहली बार जब हम कोर्ट में पहुँचे और हमें मालूम पड़ा कि हमारा आज हमको जुडिशल कस्टडी भेजा जाएगा, तो एक खौफ और डर जो हमारे अंदर पैदा किया गया था, जो धमकियां हमको दी गई थीं, उसकी परवाह किए बगैर हमने जब अदालत में अपनी सही बात कही दी, फिर हमने कंप्लेंट लिख कर कोर्ट को दी, सब सही सही बताया। कोर्ट ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ट्रायल कोर्ट ने किया उस पर। लेकिन चंद महीने पहले हाई कोर्ट ने उसी कंप्लेंट को मानते हुए हमको बरी किया कि उन्होंने पहले मरहले पर ही ये बात कह दी थी कि इनको झूठा फंसाया गया है और सबूतों को किस तरह गढ़ा गया है। इस केस के अंदर यहाँ पर असल में ज़्यादातर हजरात लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ कि हमने डिफेंस किस तरह तैयार किया था हमारे केस के अंदर। पुलिस जब सबूतों को गढ़ती है तो आज कंप्यूटर के ज़माने में कॉपी पेस्ट काफ़ी करती है, उसको काफ़ी गौर से पढ़ना पड़ता है कि आखिर कहाँ से पकड़ में आ जाए कि इन्होंने सब चीज़ें कॉपी की हैं। हमारे केस में 7 डीसीपी थे जिन्होंने लोगों के कन्फेशंस रिकॉर्ड किए थे। 11 एक्यूज के कन्फेशंस थे। कन्फेशन न डीसीपी ने रिकॉर्ड किए और न एक्यूज ने दिए थे। सारे कन्फेशन एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस वालों ने तैयार की, डीसीपी के पास ले जाके खड़ा किया गया
वहाँ पर जबरन उससे सिग्नेचर ली गई। लेकिन गलती कहाँ हुई डीसीपी से कि 7 डीसीपी अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो गलतियां हैं और जो सीक्वेंस है वो सब एक ही लिख रहे हैं। ये बात हमने ट्रायल कोर्ट में भी जज को बताई, उसने नहीं माना, कहा ये माइनर मिस्टेक है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ये तो सबूत गढ़ने का सबसे बड़ा सबूत है, और सारे कन्फेशन को मानने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। इन्होंने विटनेस बनाए कि हमने इनको देखा है कि ये बम की बैग लेकर ट्रेन में चढ़े थे और बिना बैग के ट्रेन से उतर गए थे। ये इनके विटनेस थे, इनकी पहचान के थे। हमने इनके बारे में कैसे मालूम किया? हम जेल में कैद थे, हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, बाहर हमारी पहचान नहीं थी। विटनेसेस के नाम इन्होंने छुपा दिए थे, हमको बताए नहीं थे। चार्जशीट ट्रंकेटेड करके हमको दी गई थी, उनके पते नाम हमको कुछ मालूम नहीं। हमने जेल के अंदर जो पंचनामा होते हैं उसमें विटनेस की सिग्नेचर होती है। हमने दूसरे केसेस के जितनी चार्जशीट थी जेल के अंदर, जितनी चार्जशीट मिली हमको, हमने उनकी सिग्नेचर कंपेयर की। मालूम पड़ा कि कई केसेस के अंदर पंच बने हुए हैं, पंच विटनेस से काम किए हुए हैं। कई विटनेस थे जो आई विटनेस थे। एक आई विटनेस जो मेरे खिलाफ था, उसने कहा कि वो चर्चगेट गया था और वहाँ से ट्रेन में चढ़ा था। हमने सवाल किया भाई चर्चगेट क्यों गए थे? तो मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर से मिलने गया था। जब हमने आरटी एप्लीकेशन की तो पता चला कि उस नाम का कोई कंपाउंडर वहाँ काम ही नहीं करता है। उस विटनेस के बारे में मालूम किया गया कि ये पहले से पुलिस के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हासिल करने के लिए भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि हमको पहले तो ये निकालना पड़ा कि हमारे केस में जो ऑफिसर्स हैं वो इसके पहले कहाँ कहाँ ड्यूटी करते थे। मामला आरटीआई से अपील से फिर सेकंड अपील में फिर जो है माहिती आयोग ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई छुपी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने उस पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन की कि इस ऑफिसर ने कितने केस की इंक्वायरी की है। वो केस नंबर हमको मिले। फिर हमने कोर्ट से उसकी फाइनल रिपोर्ट निकाली जिसमें विटनेसेस के नाम होते हैं। तो हमको पता चला कि बहुत से विटनेस जो है ये पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस स्टेशन में भी इनको इस्तेमाल किया है। इसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्टॉक विटनेस है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ये पुलिस की स्टॉक विटनेस है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसका भी तस्करा इस बुक के अंदर किया है कि किस तरह आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए मैंने सबूतों को जमा किया और किस तरह जज ने उन सारे सबूतों को इनकार किया, क्योंकि एक सिस्टमेटिक सेटिंग थी इनकी। प्रिजन अथॉरिटी उस वक्त पूरा सपोर्ट कर रही थी कि एक्यूज को अलग अलग करना, अलग अलग जेलों में भेजना, या आपस में कोई स्ट्रेटजी तय ना कर सकें केस के बारे में, इनको दूर रखना इनके घर वालों से। तो ये सब कोशिशें वहाँ से हुई। शुरू में प्रिजन के जेल के सुप्रिंट ने एटीएस के बड़े बड़े ऑफिसरों को जेल के अंदर आने की इजाज़त दी कि वो कुछ एक्यूज से मिलकर उनको वादा माफ़ गवाह बनवाने की कोशिश करें। लेकिन लोगों ने अजीमत की राह अख्तियार की और सभी ने वादा माफ़ गवाह बनने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये झूठा केस, हमको झूठा फंसाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम कोर्ट में जाके क्यों बोलें। ताज्जुब और हैरत की बात तो उस वक्त होती है जब अदालतों के कटघरे में खड़े होकर ये पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने संविधान की कसम खाई होती है झूठ बोलते हैं। ये खड़े होकर अपने भगवानों की शपथ लेते हैं और वहाँ खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और वो भी पूरी ढट्टाई के साथ हंसते हुए। और जजेस को पता रहता है कि झूठ बोलते हैं और उसको भी वो पूरी तरह से रिकॉर्ड करता है उस झूठ को। और हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर विटनेस ज़रा भी ट्रैक से हट रहा है तो जज ही वो काम करता है कि उसको उस ट्रैक पर वापस लाया जाए जो पुलिस का ट्रैक है, जो बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें निचली अदालत में होती हैं, आज भी होती होंगी। हमने अपनी आंखों से इस चीज़ों का मुशाहिदा किया है। तो डिफेंस किसी भी केस के अंदर डिफेंस को तैयार करना एक बड़ा मरहला होता है। और हमको जब विटनेसेस के नाम मालूम पड़े जिस वक्त कोर्ट के अंदर आए, उसके बाद ही हम लोगों ने उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की। वहाँ पहुँचने के बाद नागपुर में
इस किताब को लिखने के बारे में मकसद मेरा यही था कि उम्मत के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो और वे जाने कि जब किसी मुस्लिम को गिरफ़्तार किया जाता है या किसी बेगुनाह को ऐसे केसेस में जबरन डाला जाता है तो किस तरह पुलिस मिशनरी सबूत को तैयार करती है और किस तरह जो है कोर्ट और प्रिजन उसका साथ देता है। और वो लेकिन ये बात है कि जो सच्चाई है वो कभी छिपती नहीं है, वो हमेशा सामने आती ही है। कुछ वक्त के लिए उसको दबाया जा सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से बैठी थी कि अभी एक हजरत ने कहा है कि इस्तिताअत जितनी होती है जिसके अंदर, अल्लाह उसको उतना ही आजमाता है। हम उस लायक तो नहीं थे। मैं आपको सच बताता हूँ कि जब आखिरी वक्त था, फ़ैसला आने वाला ही था, उससे कुछ पहले मैं दुआ करता था कि अल्लाह मेरे अंदर इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है, अब जेल के अंदर मैं रह नहीं सकता। इतनी तवील लंबी आजमाइश को गुजारना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने मेरी बात कबूल की कि हाँ अब इस्तिताअत नहीं है, अब इसको छोड़ दो बाहर। तो मैं बाइज़्ज़त बरी बार ऐसी पर अल्लाह का एहसान है और उसकी मदद है कि उसने हमको आप लोगों के बीच में लाके खड़ा किया, वरना मौत के मुंह से निकलना बहुत मुश्किल था। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। मैं अपनी बात जो है एक शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि मौत के साए में लिखी है मैंने ये ज़िंदगी, तमन्ना है कि इसका हर लफ्ज़ बातिल को नागवार गुज़रे। इसके बाद मैं आवाज़ देना चाहूँगा जो इस जलसे के सदर हैं। इस किताब के इजराई प्रोग्राम में आपने मुसन्निफ़ की बातों को बड़े इत्मीनान से सुना और जब मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो मैं सूरह यूसुफ की आयतों का जिक्र करता हूँ, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि जेल जो है सुन्नत यूसुफ़ी है। और सूरह यूसुफ को मैं जितना पढ़ता हूँ उतना मुझे जेल के नए नए पहलू सामने आते। मैंने आप लोगों के सामने सूरह यूसुफ की आयत का जो टुकड़ा तिलावत किया उसका तर्जुमा है, अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो खार होगा। ये बात अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से कही और वो एक गलत काम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करवाना चाहती थी। वो इनकार करते हैं और वो पूरा सूरा आप पढ़िए, पूरा मंजरनामा आपके सामने। आज की बातिल हुकूमत मुस्लिम नौजवानों से गलत काम करवाना चाहती है और जो लोग नहीं करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, जलीलो खार करवाया जाता है। 19 साल, ये मिसाल आपके सामने एहतशाम साहब बैठे। वो गुनहगार, वो गुनह के काम क्या है? पहला मोहसिन साहब कि आप लोग मिल्लत के लिए काम करना बंद कर, मिल्लत की बेदारी का प्रोग्राम बंद कर। और दूसरा, जेल जाने के बाद हम जो आपसे कह रहे हैं उस गुनाह को कबूल कर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया कि तुम मान लो कि कुर्ता आगे से फटा था या पीछे से फटा था, तुमने रिझाया था या उसने रिझाई थी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार करते रहे और तफासिर के अंदर आता है 1-2 नहीं, बाज़ जगह पर आता है 8.5 साल, बाज़ जगह पर आता है 12 साल जेल में रहे, लेकिन कबूल नहीं किया उस गुनाह को। नबी थे वो। 19 साल एहतशाम साहब जेल में रहे लेकिन उस गुनाह को कबूल नहीं किया कि हमने की। आज हाईकोर्ट ने छोड़ दिया है, लेकिन आप देखिए बेशर्मी का यह आलम है हुकूमत महाराष्ट्र की कि फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट दौड़ते दौड़ते सेम डे पहुंच गई
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल की गई है, मैंने उसकी कॉपी को देखा है, 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट देती है और 21 जुलाई 2025 को सेम डेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी डेट की पिटीशन फाइल की जाती, अपील फाइल कर दी जाती। तो आप एक गलत काम को 19 सालों से करवाना चाहते हैं, लेकिन जब ये इनकार कर देते हैं तो आप उन्हें जलीलो खार करके आप तो मौत देने चाह रहे थे। अभी एक साहब ने कहा कि इनको दूसरी ज़िंदगी इनायत की गई, दूसरी ज़िंदगी मिली है। अभी एक जर्नलिस्ट आए थे, 2-3 इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरी ज़िंदगी आपको मिली? उन्होंने कहा मुझे तो फांसी का फंदा सज़ा दे दी गई थी और फांसी यार्ड में रखा गया था और रोज़ाना तख्तेदार को चमकाया जाता था, और ये तख्तेदार चमकाया इसलिए जाता था कि तैयार हो जाओ, किसी भी वक्त तुमको जो है इस पर लटकाया जाए। और उस फांसी के फंदे से निकल के अगर कोई बाहर आता है तो गोया ये उसके लिए दूसरी ज़िंदगी, अंडर ट्रायल की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना जेल के अंदर अलग चीज़ है और फांसी के फंदे के तहत जेल के अंदर गुजारना दूसरी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अंडर ट्रायल के अंदर 9 साल ये गुजारते हैं और फांसी के फंदे के तहत 10 साल गुजारते हैं, टोटल 19 साल का अरसा है। यानी तकलीफ दे कैद का मरहला ज़्यादा है बनिस्बत अंडर ट्रायल के, दोनों ही कैद के मराहिल। अजीज़ भाइयों, ये जो किताब आपके सामने आज इसका इजरा किया गया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई आम लिटरेचर नहीं है। इसे लिटरेचर की ज़बान में प्रिजन लिटरेचर कहा जाता है। और प्रिजन लिटरेचर वो चीज़ है जो जेलों के अंदर जन्म पाती है, जेलों के अंदर नमू पाती है और जेलों के अंदर जिसकी आबियारी की जाती है। और जेलें हमारी तरह एसी रूम और वक्त टेबल और कुर्सी और थोड़े थोड़े वक्फे में चाय कॉफ़ी और बहुत सुहाना, ऐसा नहीं है मंजर। बल्कि जेलें आप देखिए ना, जिस जगह पे एहतशाम को कैद किया गया है, बस इस दीवार के पीछे फांसी का फंदा है जिसको डेली ऑयलिंग की जा रही है कि जिस दिन एहतशाम को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए तो ये तख्तेदार नाकाम ना हो और वक्त पर जो इसको फांसी के फंदे पर मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए। ऐसी जो ऑयलिंग की जाती है उसकी आवाज़ फांसी के फंदे जिसको सज़ा मिलती है उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है कि वहाँ पे तैयारी की जा रही है मौत की मेरी। ऐसे वक्त में बैठ करके अगर कोई कैदी किताब लिखता है तो आप क्या समझते हो कोई मामूली किताब है? हमारे शौरा इकराम ने जो है इसी रूमों के अंदर और डाइनिंग टेबल के ऊपर और लिविंग रूम के अंदर बैठ के अच्छी अच्छी शायरी की है, लेकिन ये शायरी अलग शायरी है। मैं जब तस्वीर दर्द पढ़ रहा था, एहतशाम साहब ने भी इसका जिक्र किया है, और तस्वीर दर्द में अल्लामा इकबाल साहब ने जो बात कही है, जो 2 अशार उन्होंने पढ़े हैं उसके आगे सुन लीजिए। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोज़े पिन्हा से, तेरी तारीख़ रातों में चरागा करके छोड़ूंगा, मगर गुंचों की सूरत हूँ दिले दर्द आशना पैदा, चमन में मुश्त खाक अपनी परेशा करके छोड़ूंगा, पुरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसा करके छोड़ूंगा, मुझे ए हम नशी रहने दे शुगले सीना कावी में, कि मैं दागे मोहब्बत को नुमाया करके छोड़ूंगा। और आखिरी में जो उन्होंने भी इस शेर को कोट किया है, दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आई ने हैरा करके छोड़ूंगा। तो ऐसे वक्त में शेर व शायरी करना मौत के साए तले, हमारे एक जो है मुझे याद आ गया, मौत के साए तले हमारे एक कुरान की तफसीर लिखी है एक आलिम दीन ने, कुरान की तफसीर लिखी है सैयद कुतुब ने, क्या नाम है उसका, फ़ी ज़िलालुल कुरान, कुरान के साए तले। और एहतशाम साहब शायरी कर रहे हैं मौत के साए तले। मौत के साए तले शायरी नहीं होती जनाब, मौत के साए तले तो आदमी जो है कलमे पढ़ता है, आदमी तड़पता है, रोता है, लेकिन शायरी, हमारे एक उर्दू के साहब ने कहा था कि शायरी किसी के बस का रोग नहीं है,
शायरी नेचुरल होती है, शायरी दिल से निकलती है और शायरी दिलों तक पहुंचती है। मैं अगर मश्क के सुखन करना चाहूं शायरी का, एक शेर भी नहीं कह सकता। आप देखिए किस अरसे में ये पहुंचे हैं जेल में, और 10 से 12 साल का अरसा गुजर गया है, करीब 40 साल के अरसे में पहुंच करके वो शेर व शायरी कर रहे हैं, और ऐसी जगह शेर व शायरी कर रहे हैं जहां रोजाना मौत का सन्नाटा है, मौत का साया है। तो शायरी दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तस्वीरें दर्द ये पढ़ते थे, गुनगुनाते थे, और उसी वक्त इनको इल्हाम हुआ गोया के, और उन्होंने हॉरर सागा लिखी। हॉरर सागा के मैं आखिरी के 2 बैलेट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नाउ आई एम इन अ रूम सोलली and spending my days lonely, for hanging a gallows is there, separated by a door from here. एक ही दरवाजा है जहां पे सेल में बैठे, उसके पीछे वो गैलोज है। Realizing this, my body perspire. Nobody is allowed to meet us here, whether relatives are of fraternity, because they cannot face the difficulty of procedures and jail regulations. This prison I was sent for isolation. This is another form of torturing, because this was a setting. Hence, forget about telling anybody what had happened in the custody. और आखिरी का बैलेट है, वो लिखते हैं, No one watches what I am facing. To me, everything is teasing. I am in mental suffering. The stress too is buffering. The atmosphere is clamoring. No one gets peaceful slumbering. Slow poison they are feeding. Hence, every prisoner is shriveling. We are praying and awaiting for starting of the court proceedings. But it is not commencing, because this was a setting. Hence, I am telling this to everybody what had happened in the custody. मुसलसल कई साल का अरसा है जिसमें डेट नहीं मिलती। आपने सुना होगा कोई कैदी जेल में होता है तो उसको 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन की डेट मिल जाती। 4 साल का अरसा है, कोई डेट नहीं, और फांसी की सजा में रखा गया है। उसके कर्ब का, उसके दर्द का क्या आलम होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। और ऐसे वक्त में बैठ करके ये शायरी मैं समझता हूँ इल्हाम होती है, और ये शायरी लिखी जाती है और बाहर आती है और किताबी शक्ल में आपके सामने है। लोग कहते हैं मुसलमानों को उर्दू के अलावा आता क्या है, और मैं आपके सामने पेश करता हूं कि उर्दू मीडियम का ये बच्चा है जो अंग्रेजी में म्यारी शायरी करता है, और दिल्ली की एक प्रोफेसर इस शायरी पर अश करके रह जाती है कि ये ख्याल बैलेट लिखने का कहां से आया, ये एक नया फॉर्म है, ये एक नई ईजाद है, और अंग्रेजी शायरी के अंदर एक योगदान है गोया के। तो उर्दू को मातूब करने वाले, उर्दू से चिढ़ने वाले, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू तो आपकी हिंदुस्तान की जबान है, क्यों इससे चिढ़ते हो, क्यों इससे नफरत करते हो, क्यों इसको ख़त्म करना चाहते हो। ये हमारी ज़बान नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये तो इस मुल्क की ज़बान है, सबको पढ़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी। तो मैं अजीज़ भाइयों ये कहना चाह रहा था कि जेल में लिखना आसान नहीं है। पूरी भारत की जेलों में मेरी जो तहकीक है, पूरी भारत की जेलों में लिखने पर अनडिक्लेयर पाबंदी है, और लिखी हुई चीजें बाहर पहुंचाने पर अनडिक्लेयर बैन है, और उन चीजों को छापना गोया कि आप सोच नहीं सकते। हालांकि अभी एहतशाम साहब ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से, जिसमें यह बात कही गई है कि हर कैदी को लिखने का, किताब लिखने का, शाये करने का हक हासिल। लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं कि इस तरह की कोई चीजें हमको मिलती नहीं है। केस का जिक्र किया है एहतशाम ने। मैं आपको दावे से कहता हूं भारत का सबसे बड़ा बोगस केस अगर बम ब्लास्ट का कोई हो सकता है तो यह केस। भारत का सबसे बड़ा फैब्रिकेटेड केस कोई हो सकता है तो 7/11 केस। भारत का सबसे बड़ा जो है केस हो सकता है जिसमें पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशरी, हुकूमत का नेक्सस है, अगर वो कोई हो सकता है तो 7/11, क्योंकि जुडिशरी ने भी तो फांसी दे दी थी।
छोड़ा किसने था? जुडिशरी ने, ट्रायल कोर्ट ने फांसी दे दी, 12 लोगों को सजा दी गई, एक को छोड़ा गया था। तो सबसे बड़ा केस, मैं तो कहता हूं कि ये लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये लैंडमार्क केसेस है। जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो वकील हजरात हैं, जो पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इस केस को बारीकी से देखने की जरूरत है। कैसे फैब्रिकेशन होता है, कैसे पुलिस जो है गवाहों को खड़े करती है, कैसे जो है अदालतों को गुमराह किया जाता है, कैसे एक्यूज और उसके घर वालों को परेशान किया जाता है, कैसे कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का नाटक किया जाता है, सारी चीजें आपको इस केस में मिलेगी। कोई एक पहलू आपको समझने की जरूरत है, सारे पहलू है इसमें। आईपीसी है, इसमें एमसीओसी है, इसमें यूएपी है, इसमें आर्म्स एक्ट है, इसमें जो है बहुत सारे एक्ट्स लगाए गए। हर पहलू आपको यहां पर जो है समझ में आएगा। तो ये इतना बड़ा केस है, तो 3 नैरेटिव हमने चलाए, और ये बात मैं पहली बार कह रहा हूं, 3 नैरेटिव चलाए। एक नैरेटिव डिफेंस लॉयर की तरफ से चला, और वो नैरेटिव था अनबिलीवेबल इन्वेस्टिगेशन। बार बार हाईकोर्ट में कह रहे थे, साहब ये इन्वेस्टिगेशन जो एटीएस ने की है ना, अनबिलीवेबल है, अनरिलायबल है। ऐसी बकवास इन्वेस्टिगेशन है कि एक आदमी लोकल ट्रेन के अंदर चढ़ता है और उसको एक धक्का देते हुए दूसरा आदमी चढ़ता है काला बैग लेकर, और 4 महीने के बाद और 100 दिन के बाद वो आकर के उसको जो आइडेंटिफाई करता है कि साहब ये चढ़ा था फला फला दिन 100 दिन पहले, और 4 महीने के बाद कोर्ट में आकर के उसकी शनाख्त करता है कि ये चढ़ा था, इसके हाथ में काला बैग था। अरे रेलवे के अंदर तो आप जब चढ़ते हैं लोकल ट्रेन के अंदर, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, आप अपनी शक्ल भूल जाते हो, दूसरों की शक्ल क्या याद रखोगे आप? और 100 दिन के बाद, 4 महीने के बाद आप आके आइडेंटिटी करते हो। ऐसी बकवास स्टोरी। तो अनरिलायबल इन्वेस्टिगेशन, बार बार मुकड़ा होता है ना कि ये झूठ है साहब, ये झूठ है साहब, ये झूठ है साहब, बार बार इस मुकड़े के अंदाज में जो है हाईकोर्ट के अंदर ये बात रखी गई। और दूसरा नैरेटिव हमने चलाया, बेगुनाह कैदी, बेगुनाह कैदी, बेगुनाह कैदी। किताब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इनोसेंस नेटवर्क के माध्यम से, हर तरह से हमने प्रोग्राम्स करके ये बात चलाई। और ये तीसरा जो नैरेटिव है वो आया है बिकॉज दिस इज अ सेटिंग, हॉरर सागा के हवाले से। तो ये 3 नैरेटिव चलते रहे साइमल्टेनियसली चलते रहे। तो उसके बाद आपने देखा कि ये रिजल्ट आया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है सबको बाइज्जत बरी कर दिया। मोहसिन साहब ने कहा, ठहराव पास किया है, हम सब ने उसकी तायद की। और ये बात मैंने तो 9 करोड़ की पिटीशन भी फाइल कर दी है। दूसरा महीना शुरू हो गया है, बेशर्मी का यह आलम है कि किसी भी अथॉरिटी ने एक मामूली रिप्लाई तक नहीं दिया कि हां हम सुन रहे हैं। झूठ मूठ ही चाहिए, अनसुना कर देना है। फिर भी आप कह सकते थे सुन रहे हैं, आपकी कार्रवाई हो रही है, हमने फाइल आगे बढ़ा दी है, देखेंगे, मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, माकूल मुआवजा कुछ ना कुछ तो होगा। कोई चीज नहीं है। दूसरा महीना चल रहा है तो मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। 21 जुलाई 2025 को जजमेंट आया है। सबसे मोहसिन साहब उस दिन से हमने ये बात कही है, सबको नौकरी दो। आज सब बेरोजगार है, कारोबार के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, कहां जाएंगे? इस उम्र के पड़ाव में कौन इनको नौकरी देगा? इस उम्र के पड़ाव में कहां से नया कारोबार शुरू करेंगे? कैसे अपनी फैमिली को पालेंगे? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारी सियासी हुकूमत का जो है दायित्व है कि वो इनको जो है फराम करे। लेकिन वो तो उल्टा दायित्व अदा कर रही है, वो तो उल्टे कारनामे अदा कर रही है। ये जो है बेशर्मी की बात है। दूसरी बात जो कि मोहसिन साहब ने ठहराव पेश किया, ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम भी इसकी मांग करते। 1-2 नहीं, 100 ऑफिसरों के नाम है बेगुनाह कैदी किताब में। यहाँ किताब रखी है, आप उठा के देख लीजिए। 100 ऑफिसरों के नाम जिन्होंने इस केस को फैब्रिकेट किया है और जो है किस तरह से यहाँ पर इसको चलाया है। इसके बाद मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। जो हाईकोर्ट में पिटिशन की बात की है मोहसिन साहब ने, वो उसकी भी हमने तायद की। और बेकसूरों के साथ जो है अवामी तहरीक चलाई जाए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने की है। इस किताब पे मैंने अभी पुलिस प्रोजेक्ट, एक अमेरिका की मैगज़ीन है, उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा है, बहुत जल्दी इसको शाये किया जाने वाला है। इस पूरी किताब के ऊपर रिव्यू मैंने लिखा है, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। और आरटीआई जो फाइल की गई थी, एहतशाम ने जिस तरह के बताया, जो साइन वगैरह की बात उन्होंने की है, एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हमने एक आरटीआई की
मैं मुख्तसर करके ख़त्म कर रहा हूँ। हमने एक RTI की और वहाँ पे एशियाटिक लाइब्रेरी है बम्बई में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर जो है न्यूज़पेपर के कटिंग्स, न्यूज़पेपर की फाइलें रखी जाती है। RTI करके मैं एशियाटिक लाइब्रेरी गया और टाइम्स ऑफ इंडिया की 2006 की फाइलें मैंने निकाल के देखना शुरू की। ये बात है 2012-13 की बात है। 2006 की फाइलों में मुझे एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बॉम्बे विजिट पर आए थे और जितने DCPs थे बॉम्बे के, उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी पे मामूर किया गया था। और जब हमने पता किया RTI निकाल के कि फला फला DCP उस पीरियड में कहाँ था, तो फला फला DCP जो है उस पीरियड में, ख़ास मैं उस पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ड्यूटी पे था मनमोहन प्राइम मिनिस्टर की। और यही वो पीरियड है जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का नाटक किया गया। और वो सारा रिकॉर्ड निकाला हमने DCP का, साहब ये तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी पे थे सिक्योरिटी की, ये कहाँ कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब सिर्फ जो है दिखावे के लिए कन्फेशन पे ज़बरदस्ती टॉर्चर करके साइन ली गई, ये जो है बात हमने वहाँ पर की है। जमीयत उलमा के शुक्रिया की बात आई है, बेशक हम उसके शुक्रगुजार हैं, पहले दिन से है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट तक के जमीयत उलमा हमारा साथ दे रही है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया है, दिन रात उनके वकीलों ने जो है मेहनत की है, उनका ताउन, उनकी दुआएं हमारे साथ है। हम उनका एहसान फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। हदीस है कि जो इंसानों का एहसान अदा नहीं कर सकता, एहसानमंद नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला का एहसान कैसे अदा करेगा। तो बेशक हम जमीयत उलमा का जो है एहसान मानते हैं। उसके बाद इनोसेंस नेटवर्क की भी बात आई है, तो इनोसेंस नेटवर्क पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारी इस्तेताअत है, लो प्रोफाइल में रह कर के जितना हम काम कर सकते हैं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने किया है। अभी मुझे बताया एडवोकेट फैज़ साहब ने कि 2 गैर मुस्लिम जो लड़के जेल में थे उसमें से एक की बेल जो है इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया ने की है, और अभी हाल ही में वो बाहर आए हैं। वो आज आने वाले थे, पता नहीं पहुँचे कि नहीं। तो ये बेल पे बाहर निकालना, लीगल गाइडेंस देना, लीगल अवेयरनेस करना, इस तरह के प्रोग्राम करना, ये हमारा जो है फ़रीज़ा है, हम कर रहे हैं। इसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि एहतशाम ने 2 बात कही कि सकत नहीं थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतनी ही सकत डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। मुझे 9 साल तक की सकत थी, मुझे 9 साल में छोड़ दिया गया। इनको 19 साल तक की सकत थी, इनको 19 साल में छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों पे इस तरह के बोझ डालता है जिनको आजमाना चाहता है, जिनको निखारना चाहता है, जिनसे काम लेना चाहता है, जिनको मिल्लत के लिए खड़ा करना चाहता है। तो आज अगर आप बाहर आए हैं और ये बात जो है इन्होंने की है, तो आपको जो है मिल्लत के लिए काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ हालात बहुत ख़राब है, मैं जानता हूँ आपकी पोजीशन मेरी पोजीशन से अलग है, मैं जानता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फ़ाइल कर दी गई है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल के अंदर ही रह करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि भारत में इस वक्त से ज़्यादा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि काम मिल्लत के लिए किया जाए। इस वक्त से ज़्यादा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि काम अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए किया जाए। आखिर में मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इनोसेंस नेटवर्क जो चैप्टर बनाया गया है औरंगाबाद के अंदर, उसका आप ताउन दे और उसके शाना बशाना खड़े रहे। उसके प्रोग्रामों की जो भी डिटेल है आपको एडवोकेट फैज़ साहब और उनकी टीम से मिलती रहेगी, और इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की जो बेगुनाहों की जो इमदाद हो सकती है हम करते रहेंगे। और इस शेर के साथ ये जो किताब है, और मैं समझता हूँ कि ये शेर नईम सिद्दीकी साहब ने जेल में लिखा था, और ये शेर ही है जो इस किताब की सही तर्जुमानी कर सकता है कि आखिर है किसके बस में मेरा शोले ख्याल, आखिर है किसके बस में मेरा शोले ख्याल, संगी वो आहिनी मेरा जिंदा हुआ करे। सदकल्लाहुल अज़ीम। अब मैं आप तमाम जो है मेहमान खुसूसी से कहूँगा कि एडवोकेट फैज़ साहब का जो है वो इस्तकबाल करें, और मैं आप तमाम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम जो है यहाँ पर मौजूद रहे और हमारी बात को सुने। ये प्रोग्राम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया गया। मैं तमाम के तमाम लोगों का जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, और मैं ख़ास तौर पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग्स ली
और उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कुछ भी इस तरह से नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे, और हम अमन पसंद लोग हैं और हम हमेशा अमन ही चाहेंगे। कभी भी हमारे से वो गलती या कभी भी हमारे से वो काम नहीं होगा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और संविधान के ख़िलाफ़ है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। संविधान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।